हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हम मध्यकालीन भारत के अंदर जो हमारा लेक्चर चल रहा है स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला के इससे पहले हम कई वीडियो जो हैं वो बना चुके हैं। और आज हम इस स्थापत्य कला में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, वो होगा तुगलककालीन स्थापत्य कला। हमने मुगलकालीन स्थापत्य कला को समझा, खिलजीकालीन स्थापत्य कला को समझा, गुलाब वंश के समय की स्थापत्य कला को समझा, और आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए तुगलक काल की स्थापत्य कला का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तुगलककालीन स्थापत्य कला। ठीक है, तो हम तुगलककालीन स्थापत्य कला के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अब इस तुगलककालीन स्थापत्य कला के बारे में हम अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि तुगलक काल में किन किन महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण जो है वो किया गया था। वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें थी जिनका निर्माण इस तुगलक काल के दौरान हुआ था। अब देखिए, तुगलक काल के दौरान किस किस महत्वपूर्ण इमारत का निर्माण हुआ। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका नाम आता है, तो वो आता है आपका तुगलकाबाद का। तुगलकाबाद, ठीक है, किसका नाम आता है, तुगलकाबाद का आता है। और आप लोग सभी जानते हो कि तुगलकाबाद जो है वो किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक, क्या बोला, गयासुद्दीन तुगलक बोला। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली के समीप जो स्थित पहाड़ियां हैं वहां इसका क्या कराया गया था, निर्माण कराया गया था। तो लिख लेना, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों में, दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों में तुगलकाबाद शहर बसाया गया। ठीक है, पहाड़ियों में का मतलब होता है पहाड़ियों पर, ऐसा नहीं कि पहाड़ियों के अंदर घुसा के शहर बना दिया। तो इससे जो पहाड़ियां हैं वहां पर उसकी जो तलहटी वाला हिस्सा है वहां पर क्या बना दिया, तुगलका नामक शहर जो है वो बसा दिया। इसकी जो स्थापत्य कला थी तुगलक काल की, उसने भव्यता और विशालता पर क्या दिया, जोर दिया। ठीक है, तो इस तुगलककालीन जो स्थापत्य कला है इसमें भव्यता एवं विशालता पर बल दिया गया। समझ आई बात आप लोगों को कि इसके समय पर जो भव्यता और विशालता है उस पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था। अब ये जो नगर है उसमें एक चीज की विशेषता और देखने को मिलती है, वो रोमन शैली है। रोमन शैली की विशेषता भी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा यहां पर क्या किया गया, दुर्ग का निर्माण भी कराया गया। यहां पर दुर्ग का निर्माण भी कराया गया। ठीक है, किसका निर्माण कराया गया, तो यहां पर जो दुर्ग है उसका निर्माण भी कराया गया। क्लियर, समझ में आ गई बात आप लोगों को। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, और रोमन शैली की झलक जो है वो इसमें देखने को मिलती है। इसमें एक दुर्ग का निर्माण जो है वो कराया गया। और ये जो दुर्ग है वो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उसको छप्पन का कोट भी कहते हैं। किसका कोट, छप्पन का कोट भी कहते हैं। लिखिए, इस दुर्ग को
56 का कोट भी कहा जाता है। इस दुर्ग को 56 का कोट भी कहा जाता है। क्लियर? पूछा जा सकता है कि 56 के कोट का निर्माण किसके समय, किसके काल में, किस स्थापत्य कला के काल में हुआ, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो ऐसी चीजों को हाईलाइट कर लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि रिवीजन करते समय बहुत आसानी हो, अच्छी अच्छी जगहों पर आपका ध्यान चला जाए। ठीक है। इसके अलावा यहां पर जो दुर्ग निर्मित है उसकी और क्या विशेषताएं हैं, तो भैया उसकी विशेषताएं यह है कि इसकी जो दीवारें हैं ना वो झुकी हुई हैं। कैसे झुकी हुई हैं? जो मिस्र के पिरामिड नुमा जो दीवारें हैं वो दुर्ग की निर्मित कराई गई हैं। ये इसकी एक खास विशेषता है, लिख लीजिए। दुर्ग की दीवारें पिरामिड नुमा झुकी हुई हैं। झुकी हुई हैं। तो आपको ये सारी बातें याद रह जाएंगी ना कि वो दुर्ग जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा निर्मित कराया गया था। उसको 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण में रोमन शैली की झलक मिलती है। दीवारें जो है वो पिरामिड की समान वो क्या हुई हैं, झुकी हुई हैं। क्लियर? चलिए, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा, तो उसकी कोई परेशानी हमको नहीं है। आप देखिए कि ये जो दुर्ग है इसके बारे में इतिहासकार इब्न बतूता ने क्या कहा था, क्या कहा था, यहां पे लिखिए। क्या लिखना है आप लोगों को? इब्न बतूता, इब्न बतूता भी बोलते हैं, इब्न बतूता भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसके संबंध में इनके द्वारा जो थ्योरी पेश की गई थी वो ये थी कि राजमहल सूर्य के प्रकाश में इतना चमकता था कि कोई भी व्यक्ति उसे टकटकी बांधकर नहीं देख सकता था। इब्न बतूता ने कही है बात। किसने कही है? इब्न बतूता ने यह बात कही है कि जो राजमहल है वो सूर्य के प्रकाश में इतना चमकता है कि कोई व्यक्ति जो है उसको टकटकी लगाकर नहीं देख सकता। जैसे आप सूरज की तरफ नहीं देख सकते ना, ऐसे ही लिख लीजिए कि कोई भी, ऐसे लिखो, सूर्य का प्रकाश धूप में इतना, क्या बोल रहा हूं, लिखना है राजमहल सूर्य के प्रकाश में, दिख रहा है ना यहां तक, सूर्य के प्रकाश में इतना चमकता है, इतना चमकता है कि कोई व्यक्ति उसे टकटकी का मतलब होता है एक निगाह, बिना पलक झपकाए कोई व्यक्ति उसे टकटकी लगाकर नहीं देख सकता। ये क्या है? ये कहावत है। ठीक है। ये क्या है? ये जो है वो कहावत है इस संबंध में इब्न बतूता की। क्लियर? क्लियर? क्लियर। 4-5 सेकेंड उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो करना है कीजिए। चलिए, मिटा दें। ओके।
अब देखिए आगे हम बात करते हैं किसकी, गयासुद्दीन का मकबरा। किसके बारे में बात करते हैं, तो हम बात करेंगे गयासुद्दीन का मकबरा। गयासुद्दीन का मकबरा। गयासुद्दीन के मकबरे के बारे में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो गयासुद्दीन का मकबरा है वो किस प्रकार का है, क्या विशेषताएं हैं और कैसे उसको निर्मित कराया गया था, किन चीज़ों का उसमें इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले आप डालिए गयासुद्दीन का मकबरा। ठीक है, चलिए अब इसकी जो विशेषता है, गयासुद्दीन का जो मकबरा है इसकी जो आकृति है वो कैसी है, ये चतुर्भुजाकार है और 81 फीट ऊंचाई है इसकी। ये चतुर्भुज आकार का है तथा इसकी जो ऊंचाई है वो 81 फीट है। कितनी फीट है, 81। ठीक है, 81 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई है। अब देखिए इसका जो निर्माण किया गया है वो संगमरमर से निर्मित है और उसमें गुम्बद बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है, गुम्बद। इसके ऊपर संगमरमर से निर्मित गुम्बद का निर्माण किया गया है। गुम्बद का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है, गुम्बद का निर्माण किया गया है और हिंदू शैली के कलश का प्रयोग किया गया है। हिंदू शैली के कलश का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, हिंदू शैली के कलश का इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जो मीनार है इसके चारों ओर लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। चारों ओर लाल पत्थर का प्रयोग। ठीक है, इसके चारों ओर जो है वो किसका प्रयोग किया गया है, लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। अब इसके बारे में फर्ग्यूसन ने यह कहा था कि जिसकी दीवारें जो है वो मिस्र के पिरामिडों की दृढ़ता से मिलती जुलती हैं। फर्ग्यूसन ने क्या कहा था, इसकी जो दीवारें हैं वो मिस्र के पिरामिडों की जो दृढ़ता है उससे क्या है, मिलती जुलती है, मजबूती जो है वो मिस्र के पिरामिडों के समान है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में मार्शल ने भी कथन दिया था, ये लिख लेना आप लोग। मार्शल ने क्या कहा है, ये लिख लेना कि मार्शल ने कहा है कि एक महान योद्धा की समाधि के लिए इससे अच्छा स्थान और कुछ नहीं हो सकता। क्या कहा है, एक महान योद्धा की समाधि के लिए इससे अच्छा स्थान और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो जल्दी लिखिए, इसको मिटाते हैं। फिर देखिए गायब हो गया ना। तो इससे अगला जो है वो है आदिलाबाद का किला। छोटा सा है, कॉमन जानकारी है। आदिलाबाद का किला। आदिलाबाद का किला जो है वो मोहम्मद तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद के समीप क्या करवाया गया था, निर्मित करवाया गया था। इतनी ही जानकारी है। तो आदिलाबाद का किला जो है किसके द्वारा निर्मित कराया गया, मोहम्मद तुगलक के द्वारा। मोहम्मद तुगलक के द्वारा इसको निर्मित कराया गया था। कहां निर्मित करवाया गया, तुगलकाबाद के समीप। तुगलकाबाद के समीप। तो तुगलकाबाद के समीप इसको क्या करवाया गया, निर्मित कराया गया। ठीक है, तो याद रखना है जो आदिलाबाद का किला है
इसे मोहम्मद तुगलक के द्वारा निर्मित कराया गया और मोहम्मद तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद के समीप निर्मित कराया गया था। ठीक है, याद रखोगे ना कि आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद के समीप निर्मित कराया गया। क्लियर? चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।